एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान अध्याय 6 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। अध्याय का नाम है भारतीय सभ्यता का प्रारंभ। चलिए इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। सबसे पहले वो विकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं। इसमें सबसे पहले नंबर का प्रश्न दिया है, स्टीएटाइड का उपयोग होता था। ऑप्शन सही है ए, मोहर बनाने में। चलिए बच्चों आगे बढ़ते। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, टेराकोटा तकनीकी का संबंध है। सही ऑप्शन है सी, पक्की मिट्टी से। अगला है प्रश्न नंबर 3, सिंधु नदी का उद्गम इस पर्वत से होता है। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, हिंदू कुश। अगला है प्रश्न नंबर 4, विलुप्त सरस्वती नदी को वर्तमान में भारत में किस नाम से जाना जाता है। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, घग्गर हाकरा नदी। अगला है प्रश्न नंबर 5, हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 1924 सा संवत में। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 6, हड़प्पा सभ्यता मुख्यतः इस नदी के किनारे विकसित हुई। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सिंधु। अगला है प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन सा नगर हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, धोलावीरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, नर्मदा। अगला है प्रश्न नंबर 9, मेसोपोटामिया की सभ्यता का आरंभ हुआ। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 6000 वर्ष पूर्व। अगला है 10वां, इनमें से कौन सी वस्तु धोलावीरा से प्राप्त हुई है। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, कांस्य दर्पण। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे रिक्त स्थान दिए हुए हैं। यहाँ पर नीचे कुछ शब्द दिए हैं, उनमें से हमें शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। देखिए, ए में भरेंगे गांव, बी में भरेंगे तांबा, सी में भरेंगे राजस्थान और डी में है दलहन, ई में भरेंगे तेतर, एफ में भरेंगे ईंट और जी में भरेंगे किलेबंदी। इसके बाद एच में भरेंगे अभिजात वर्ग और जे में भर देंगे हम हड़प्पा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें प्रश्न नंबर 1 दिया है, भारतीय आरंभिक सभ्यता में अधिकांश नगरों के 2 भाग होते थे। वह कौन सी नगर व्यवस्था थी जिसमें 3 भाग थे। उत्तर में लिखेंगे, भारतीय आरंभिक सभ्यता में धौलावीरा, जो वर्तमान गुजरात में है, एक ऐसा नगर था जिसकी व्यवस्था 3 भागों में बटी हुई थी। पहला किला, दूसरा मध्य भाग, तीसरा है निचला नगर। अगला है प्रश्न नंबर 2, भारत का पहला नगरीकरण किसे कहा जाता है। उत्तर में लिखेंगे, भारत का पहला नगरीकरण सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को कहा जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 3, सिंधु घाटी की सभ्यता में घाटी शब्द का प्रयोग अब क्यों नहीं किया जाता है। उत्तर में लिखेंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता में घाटी शब्द का प्रयोग अब नहीं होता क्योंकि यह सभ्यता केवल सिंधु घाटी तक सीमित नहीं थी बल्कि व्यापक क्षेत्र में फैली थी। अगला है चौथा, कोई एक प्रमाण दीजिए जिससे यह पता चलता है कि इस सभ्यता में गरीब व धनवानों के बीच भेदभाव नहीं होता था। उत्तर में लिखेंगे, इस सभ्यता में अधिकांश घर एक जैसे होते थे, पक्की ईंटों के, समान आकार के। इससे पता चलता है कि धनवान और गरीब के बीच भेदभाव नहीं होता था। अगला है प्रश्न नंबर 5, प्रकृति से धातु निष्कर्षण, उन्हें शुद्ध करने और आपस में मिलाने की तकनीक को किस नाम से जाना जाता है। उत्तर में लिखेंगे, प्रकृति से धातु निष्कर्षण, उन्हें शुद्ध करने और आपस में मिलाने की तकनीक को धातु विज्ञान के नाम से जाना जाता है। आगे है अगला 6, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता के प्रमाण वर्तमान में किन देशों में मिले हैं। उत्तर में लिखेंगे, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता को
मेसोपोटामिया की सभ्यता माना गया है। इस सभ्यता के प्रमाण वर्तमान के इराक और सीरिया देशों में मिले हैं। अगला है 7वां, प्राचीन सभ्यताओं में नगरों का महानगरों में परिवर्तन का क्या कारण रहा होगा। उत्तर में लिखेंगे कृषि, व्यापार और अन्य विनियमों के कारण लोग स्थायी रूप से बसने लगे। जल निकासी, पक्के मकान और योजनानुसार निर्माण से नगर धीरे धीरे महानगरों में परिवर्तित हो गए। आगे चलते हैं। 8वां है मोहनजोदड़ो की महान स्नानागार का जल रोधी कैसे बनाया गया था। उत्तर में लिखेंगे मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार को ईंटों को आपस में जोड़ने के लिए बिटुमेन का यानी डामर का उपयोग कर जल रोधी बनाया गया था। इससे पानी रिसता नहीं था और स्नानागार मजबूत बना रहता था। अगला है 9वां, जल का भंडारण किए जाने वाले स्थान को किस नाम से जाना जाता है। उत्तर में लिखेंगे जल का भंडारण किए जाने वाले स्थान को जलाशय के नाम से जाना जाता है। अगला है 10वां, हड़प्पा वासियों का सर्वाधिक प्रिय आभूषण किस मोती से बनाए गए थे। उत्तर में लिखेंगे हड़प्पा वासियों का सर्वाधिक प्रिय आभूषण कार्नेलियन के मोती से बनाए गए थे, जो अधिकतर गुजरात में पाए जाने वाले लाल रंग के मूल्यवान पत्थर होते थे। आगे लघुत्तरी प्रश्न। इसमें प्रश्न नंबर 1 है यमुना को गंगा की सहायक नदी क्यों कहा जाता है। उत्तर में लिखेंगे यमुना को गंगा की सहायक नदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह गंगा नदी में आकर मिल जाती है। जो नदी किसी बड़ी नदी में आकर मिलती है उसे सहायक नदी कहते हैं, इसलिए यमुना गंगा की सहायक नदी कहलाती है। अगला है प्रश्न नंबर 2, सरस्वती नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसी कोई 3 बसाहटों के नाम लिखिए। उत्तर में लिखेंगे सरस्वती नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसे प्रमुख बसाहटों के नाम निम्नलिखित हैं। पहला है कालीबंगा राजस्थान, दूसरा है राखीगढ़ी हरियाणा, तीसरा है बनवाली हरियाणा। अगला है प्रश्न नंबर 3, हड़प्पा सभ्यता के नगर 2 भागों में क्यों मिलते हैं। उत्तर में लिखेंगे हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना 2 भागों में इसलिए मिलती है क्योंकि यह एक संगठित और सुव्यवस्थित सभ्यता थी। इसके 2 भाग मुख्यतः ऊपरी भाग और निचला भाग जहां सामान्य लोग रहते थे। अगला है चौथा, मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार का प्रयोग सार्वजनिक स्नानागार के रूप में न किया जाने का क्या कारण हो सकता है। उत्तर में लिखेंगे मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार का प्रयोग सार्वजनिक रूप से न होने का कारण धार्मिक या अनुष्ठानिक उद्देश्य हो सकता है। इसकी विशिष्ट संरचना और आकार दोनों उपयोग की बजाय विशेष अवसरों का सुझाव देते हैं। पानी की कमी या साफ सफाई की चुनौतियां भी सार्वजनिक उपयोग को सीमित करती हैं। संभव है कि आम लोगों के लिए छोटे स्नानागार रहे हों। अगला है 5वां, इतिहासकार किस प्रमाण के आधार पर यह कहते हैं कि हड़प्पावासी हल का प्रयोग करते थे। उत्तर में लिखेंगे हड़प्पा स्थलों से जुते हुए खेत के निशान खासकर कालीबंगा से हल के प्रयोग का प्रत्यक्ष प्रमाण है। मिट्टी के बने हल के खिलौने और कुछ मोहरों पर बनी आकृतियां भी कृषि में हल के महत्व को दर्शाती हैं। गेहूं और जौ जैसे अनाजों के अवशेष भी हल के उपयोग का समर्थन करते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 6, हड़प्पा वासियों के घर में कौन कौन से व्यंजन बनते हैं। हड़प्पा वासियों के घर कौन कौन से व्यंजन बनते हैं। उत्तर में लिखेंगे हड़प्पा वासियों के घरों में गेहूं जौ की रोटियां, दाल चावल, फल सब्जियां, दूध, मछली और मांस के व्यंजन बनते थे। वे पौष्टिक और विविध भोजन करते थे। खाने में अनाज और दूध उत्पादों का प्रमुख स्थान था। प्रश्न नंबर 7 है लोथल में पाए गए विशाल बंदरगाह का क्या उपयोग होता होगा। उत्तर में लिखेंगे
लोथल में पाए गए विशाल बंदरगाह का उपयोग व्यापार के लिए होता होगा। वहाँ से नावों के द्वारा माल का आयात निर्यात किया जाता था और यह बंदरगाह व्यापारिक जहाज़ों को रखने, माल लादने उतारने और दूर दराज के स्थानों से वस्तुएं लाने ले जाने के लिए प्रयोग होता था। अगला है प्रश्न नंबर 8। हड़प्पा वासी मांसाहार भी करते थे, यह किस आधार पर कहा गया है? उत्तर में लिखेंगे हड़प्पा वासी मांसाहार भी करते थे। इसका मुख्य आधार खुदाई में बड़ी संख्या में पाई गई पशुओं की हड्डियां और मत्स्य जीवाश्म और शिकार के औजार हैं। इससे पता चलता है कि वे शिकार करते थे और मांस तथा मछली को अपने भोजन में शामिल करते थे। अगला है प्रश्न नंबर 9। हड़प्पा सभ्यता की ऐसी क्या विशेषता थी जो इस सभ्यता के पतन का कारण नहीं हो सकती है? उत्तर में लिखेंगे हड़प्पा सभ्यता की विशेषता उसकी सुनियोजित नगर योजना जो बहुत मजबूत और व्यवस्थित थी। यह विशेषता कभी भी सभ्यता के पतन का कारण नहीं हो सकती। साथ ही कोई भी युद्ध या आक्रमण के निशान भी नहीं मिले। नगर की समस्त सुविधाएं, व्यवस्थाएं यह सिद्ध करती हैं कि यह इस सभ्यता के पतन का कारण नहीं हो सकती है। अगला है प्रश्न नंबर 10। हड़प्पा सभ्यता के समय खेले जाने वाले किन्हीं 3 खेलों के नाम लिखिए। उत्तर में लिखेंगे हड़प्पा सभ्यता के समय खेले जाने वाले 3 खेलों के नाम हैं। पहला है पासा, दूसरा है शतरंज जैसे बोर्ड, तीसरा है खिलौनों से खेल, पहियों वाले खिलौने, मिट्टी के जानवर। ये खेल खुदाई में मिले खिलौनों और खेल की वस्तुओं से पता चले हैं। अगला है प्रश्न नंबर 11। हड़प्पा सभ्यता के समय पाई गई मोहर के क्या उपयोग होते होंगे? उत्तर में लिखेंगे हड़प्पा सभ्यता के समय पाई गई मोहरों का उपयोग व्यापार में पहचान चिन्ह के रूप में और वस्तुओं पर छाप लगाने के लिए होता होगा। कुछ मोहरों पर चित्र और लेख पाए गए हैं जिससे लगता है कि वे सूचना देने और वस्तुओं की गिनती रखने के काम भी आती थीं। आगे दिए उत्तरीय प्रश्न है। इसमें पहला प्रश्न है एक सभ्यता कहलाने के लिए क्या क्या विशेषताएं होनी आवश्यक हैं? कोई 5 विशेषताएं का वर्णन कीजिए। उत्तर में लिखेंगे सभ्यता के विकास के लिए कुछ मूलभूत विशेषताएं होती हैं, जैसे नंबर 1 नगरीकरण, नगर योजना, नगरों का विकास और उनका प्रबंधन जिसमें जल प्रबंधन और जल निकास व्यवस्था शामिल है। दूसरा है कृषि उत्पादकता जिसके द्वारा गांव और नगरों के लिए भोजन उपलब्ध कराया जा सके। तीसरा है विभिन्न प्रकार के शिल्प, कच्चे माल जैसे पत्थर और धातु का प्रबंधन और तैयार माल जैसे आभूषण और उपकरण का उत्पादन। चौथा है व्यापार, सही प्रकार की वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए आंतरिक और बाहरी व्यापार की सुविधा। पांचवा है लेखन का कोई रूप, अभिलेखों को रखने और संवाद के लिए आवश्यक। अगला है प्रश्न नंबर 2। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों को विस्तार से समझाइए। उत्तर में लिखेंगे हड़प्पा सभ्यता का पतन एक रहस्यमय घटना है। इसके कई संभावित कारण हो सकते हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन जिसके चलते सिंधु नदी की धाराओं में बदलाव हुआ होगा और पानी की आपूर्ति प्रभावित हुई होगी। बाढ़ और सूखा भी सभ्यता के पतन का कारण हो सकते हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि आर्य आक्रमणों ने भी इस सभ्यता को कमज़ोर किया होगा, लेकिन युद्ध या आक्रमण के कोई निशान नहीं मिलते। वर्तमान में सभ्यता के पतन के 2 कारणों पर सहमति है। पहला 2200 पूर्व से विश्व को अत्यधिक प्रभावित करने वाले जलवायु संबंधी परिवर्तन और दूसरा सरस्वती नदी का मध्य बेसिन सूखना, वर्षा की कमी, शुष्कता की स्थिति से कृषि कार्य में कठिनाई, खाद्य आपूर्ति की कमी इत्यादि इस सभ्यता के पतन के कारण हैं। अगला है प्रश्न नंबर 3। हड़प्पा वासियों की जल प्रबंधन व्यवस्था के बारे में विस्तार से समझाइए। उत्तर लिखेंगे हड़प्पा वासियों की जल प्रबंधन व्यवस्था बहुत ही उन्नत और व्यवस्थित थी। इसे निम्नलिखित प्रकार से समझ सकते हैं। पहला, कुओं का निर्माण। हड़प्पा नगरों में कई स्थानों पर कुएं बनाए गए थे। ये पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। दूसरा है स्नानागार। मोहनजोदड़ो में मिला महान स्नानागार जल प्रबंधन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह एक बड़ा तालाब था जिसमें
स्नान के लिए सीढ़ियाँ थीं। इसमें पानी लाने और निकालने के लिए विशेष नालियाँ और जल निकासी प्रणाली थी। तीसरा है जल निकासी प्रणाली। हर घर से निकला हुआ गंदा पानी पक्की नालियों में बहता था। ये नालियाँ सड़कों के किनारे किनारे बनी होती थीं और ढकी होती थीं। समय समय पर सफाई के लिए ढक्कन हटाए जा सकते थे। चौथा है स्नानघर और शौचालय। हर घर में स्नानघर और शौचालय होते थे, जो आज के समय भी दुर्लभ हैं। पांचवा, पानी का दोबारा उपयोग। कई घरों में वर्षा जल संचयन की व्यवस्था थी। लोग बरसात का पानी संग्रहित कर उसे घरेलू कार्यों में इस्तेमाल करते थे। हड़प्पा की जल प्रबंधन प्रणाली से यह पता चलता है कि वे लोग बहुत ही समझदार और वैज्ञानिक सोच वाले थे। अगला है चौथा, हड़प्पा वासियों का खान पान क्या था। पुरातत्वविद यह कैसे पता लगा पाए कि वह क्या क्या खाते थे। उत्तर, हड़प्पा वासी गेहूँ, जौ, चावल, दालें, फल और सब्जियां खाते थे। वे दूध, घी और दही का उपयोग करते थे। मछली और मांस भी उनके भोजन में शामिल थे। खुदाई में मिले बर्तन, अनाज के दाने और हड्डियों से इनके खान पान की जानकारी मिली है। वे खाना पकाकर खाते थे। पुरातत्वविदों के हड़प्पा वासियों के खान पान की जानकारी खुदाई से मिले अवशेषों से मिली, जैसे अनाज के दाने, जानवरों की हड्डियाँ पकाने के बर्तन, चूल्हे और बीज। इन बीजों का अध्ययन करके पता चला कि ये लोग क्या खाते थे और कैसे पकाते थे। यह सब उनके भोजन की जानकारी का स्रोत बना। अगला है पांचवा, हड़प्पा सभ्यता में किन किन धातुओं का उपयोग किया जाता होगा और उनका उस समय क्या उपयोग किया जाता था। इस अध्याय के प्रकाश में अपने विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर, हड़प्पा सभ्यता में विभिन्न धातुओं का उपयोग किया जाता था, जो उनकी उन्नत तकनीकी की समझ को दर्शाता है। इस अध्याय के आधार पर निम्नलिखित धातुओं और उनके उपयोगों का उल्लेख किया जा सकता है। पहला है तांबा। यह सबसे अधिक उपयोग में आने वाली धातु थी। इससे औजार, हथियार, भाले, कुल्हाड़ी, बर्तन और गहने बनाए जाते थे। दूसरा, कांस्य। तांबे और टीन को मिलाकर कांसा बनाया जाता था। इससे मूर्तियाँ, औजार और कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती थीं। ये प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति कांसे की बनी है। तीसरा है सोना। आभूषणों के लिए सोना का प्रयोग होता था। खुदाई में सोने की चूड़ियाँ, हार और अन्य गहने मिले हैं। चौथा है चांदी। सिक्के, बर्तन और आभूषणों में इसका प्रयोग होता था। पांचवा, टिन और सीसा। टिन को कांसे के निर्माण में मिलाया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग धातुओं के उपयोग में निपुण थे। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा अध्याय 6 समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।